काकोरी ट्रेन डकैती भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी, जो 9 अगस्त 1925 को घटी थी। इस ट्रेन डकैती में जर्मनी में बने 4 माउजर पिस्तौल को भी काम में लाया गया था। इन पिस्तौलों की विशेषता ये थी कि इनमें बट के पीछे लकड़ी का बना हुआ एक कुंदा लगाकर राइफल की तरह उपयोग किया जा सकता था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। आज का वीडियो देखने के बाद काकोरी कांड से जुड़ी हर एक कहानी आपको मालूम हो चुकी होगी। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो काकोरी कांड घटना को समझने के लिए देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था की जरूरत के शाहजहांपुर में बैठक के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई थी। इस योजना अनुसार दल के ही एक प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चैन खींचकर रोका और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद व 6 अन्य और सदस्यों की सहायता से समूची लौहपथगामिनी पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया गया। बाद में अंग्रेजी सत्ता उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने व यात्रियों की हत्या करने का प्रकरण चलाया गया, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा ठाकुर रोशन सिंह को मृत्युदंड यानी कि फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस प्रकरण में 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा से लेकर अधिकतम काला पानी, जिसे आजीवन कारावास भी कहते थे, का दंड सुनाया गया था। काकोरी कांड से पहले क्या हुआ था, आइए एक बार इस पर चर्चा करते हैं। हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की ओर से प्रकाशित विज्ञापन और उसके संविधान को लेकर बंगाल पहुंचे दल के दोनों नेता सचिंद्र नाथ सान्याल बांकुरा में उस समय गिरफ्तार कर लिए गए थे, जब वे ये विज्ञापन अपने किसी साथी को पोस्ट करने जा रहे थे। इसी प्रकार योगेश चंद्र चटर्जी कानपुर से पार्टी की मीटिंग करके जैसे ही हावड़ा स्टेशन ट्रेन पर से उतरे थे कि HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संविधान की ढेर सारी प्रतियों के साथ पकड़ लिए गए और उन्हें हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। सरकारी खजाना लूटने का निर्णय इसी के बाद लिया गया, क्योंकि दोनों प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल के कंधों पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल के क्रांतिकारी सदस्यों का उत्तरदायित्व भी अब आ चुका था। बिस्मिल का स्वभाव था कि या तो किसी काम को हाथ में नहीं लेते थे, और अगर वो एक बार किसी काम को हाथ में ले लेते थे तो बगैर उसे अंजाम दिए नहीं छोड़ते थे। पार्टी के कार्य हेतु धन की अत्यंत आवश्यकता पहले से ही थी, किंतु अब तो ये आवश्यकता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। कहीं से भी धन प्राप्त न होता देख उन्होंने 7 मार्च 1925 को बिचपुरी तथा 24 मई 1925 को द्वारिकापुरी में 2 राजनीतिक डकैतियां डाली, परंतु उनमें कुछ विशेष धन उन्हें प्राप्त न हो सका। ये हमने इतिहास से, गूगल की विकिपीडिया से ये डाटा कलेक्ट किया है। इन दोनों डकैतियों में एक एक व्यक्ति मौके पर ही मारा गया। इससे बिस्मिल की आत्मा को अत्यधिक कष्ट हुआ। आखिरकार उन्होंने ये पक्का निश्चय कर लिया कि वे अब केवल सरकारी खजाना ही लूटेंगे, हिंदुस्तान के किसी भी रईस के घर डकैती बिल्कुल नहीं डालेंगे। उपरोक्त 40 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए थे, उनमें से 3 लोग सचिंद्र नाथ सान्याल बांकुरा में, योगेश चंद्र चटर्जी हावड़ा में तथा राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम विस्फोट मामले में कलकत्ता से पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे।
और 2 लोग अशफाकुल्ला खां और सचिंद्र नाथ बख्शी को जेल में डाल दिया गया था जब मुख्य काकोरी षड्यंत्र केस का फैसला आया था। इन दोनों पर अलग से और भी कई मामले दर्ज किए गए थे। काकोरी कांड में केवल 10 लोग ही वास्तविक रूप में शामिल थे। पुलिस की ओर से उन सभी को इस प्रकरण में नामजद किया गया था। इन 10 लोगों में से 5 में चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा, केशव चक्रवर्ती जिन्हें छद्म के नाम से भी जाना जाता है, अशफाकुल्ला खां व सचिंद्र नाथ बख्शी को छोड़कर, जो उस समय तक पुलिस के हाथ नहीं आए थे, शेष सभी व्यक्तियों पर सरकार बनाम राम प्रसाद बिस्मिल व अन्य के नाम से ऐतिहासिक प्रकरण चला था और उन्हें 5 वर्ष की कैद से लेकर फांसी तक की सजा सुनाई गई थी। फरार अभियुक्तों के अतिरिक्त जिन जिन क्रांतिकारियों को HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सक्रिय कार्यकर्ता होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था, उनमें से 14 को साक्ष्य न मिलने के कारण रिहा कर दिया गया था। विशेष न्यायाधीश एनुद्दीन ने प्रत्येक क्रांतिकारी की छवि खराब करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी और प्रकरण को सेशन न्यायालय में भेजने से पहले ही इस बात के पक्के सबूत व गवाह एकत्र कर लिए गए थे ताकि बाद में यदि अभियुक्तों की तरफ से कोई याचिका भी की जाए तो इनमें से एक भी बिना सजा के छूटने ना पाए। 5 फरार क्रांतिकारियों में अशफाकुल्ला खां को दिल्ली और सचिंद्र नाथ बख्शी को भागलपुर से पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया जब काकोरी कांड के मुख्य प्रकरण का फैसला सुनाया जा चुका था। विशेष न्यायाधीश JRW बैनेट की न्यायालय में काकोरी कांड का पूरक प्रकरण दर्ज हुआ था और 13 जुलाई 1927 को इन दोनों पर भी सरकार के विरुद्ध साजिश रचने का संगीन आरोप लगाते हुए अशफाकुल्ला खां को भी फांसी तथा सचिंद्र नाथ बख्शी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी। सरकारी अधिवक्ता केस लेने से मुकर तक रहे थे, मतलब कोई भी सरकारी अधिवक्ता उस समय केस लेने के लिए तैयार नहीं था। ये वाला केस, इसकी अगर चर्चा में बात करें तो सेशन जज के फैसले के बाद यानी कि सेशन जज के फैसले के खिलाफ 18 जुलाई 1927 को अवध चीफ कोर्ट में अपील दायर की गई। चीफ कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर लुइस सर्ट और विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रजा के सामने दोनों मामले पेश हुए। जगत नारायण मुल्ला को सरकारी पक्ष रखने का काम सौंपा गया, जबकि सजायाफ्ता क्रांतिकारियों की ओर से केसी दत्त, जयकरणनाथ मिश्र व कृपाशंकर हजेला ने क्रमशः राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह व अशफाकुल्ला खां की पैरवी की थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी पैरवी खुद की, क्योंकि सरकारी खर्चे पर उन्हें लक्ष्मी शंकर मिश्र नाम का एक बड़ा साधारण सा वकील दिया गया था, जिसको लेने से उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया था। सफाई की जोरदार बहस चली थी। राम प्रसाद बिस्मिल जब अपना पक्ष रख रहे थे कोर्ट में तो वो मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। पूरा मामला क्या था कि बिस्मिल ने एक बार चीफ कोर्ट के सामने जब धारा प्रवाह अंग्रेजी में फैसले के खिलाफ बहस की तो सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला जी के मुल्ला जी से जज साहब ने कहा कि लुइस सर्टस जो जज साहब थे उन्होंने बिस्मिल से इंग्लिश में पूछने को कहा कि मिस्टर राम प्रसाद, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ। हिंदी में अगर इसे समझा जाए तो श्रीमान राम प्रसाद आपने किस विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली है। तो इस पर राम प्रसाद बिस्मिल ने हंसकर कहा था, जस्टिस को उत्तर दिया था कि एक्सक्यूज मी सर, अ किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री। क्षमा करें महोदय, सम्राट बनने वाले को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। काकोरी कांड का मुकदमा लखनऊ में चल रहा था। पंडित जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील के साथ उर्दू के शायर भी थे। उन्होंने अभियुक्तों के लिए मुल्जिमान की जगह मुलाजिम शब्द बोल दिया, जिस पर भी राम प्रसाद बिस्मिल ने तपाक से बहुत ही तगड़ा जवाब दिया था। आप कह सकते हो कि उनकी चुटकी ली थी जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई जाने वाली थी। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि उन वीर सपूतों को देखो जिनके सर पे मौत खड़ी थी और वो हंसी की बातें तब भी कर रहे थे मस्ती के साथ। बिस्मिल ने तपाक से उन्हें चुटकी में कुछ बातें कही थी कि मुलाजिम हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है। अदालत के अदब में हम यहाँ तशरीफ लाए हैं,
पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी ज़रूरत से, कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए। उनके कहने का मतलब स्पष्ट था कि मुलाजिम वे बिस्मिल नहीं मुल्ला जी हैं जो सरकार से तनख्वाह पाते हैं, अतः उनके साथ तमीज से पेश आया जाए। साथ ही ये ताकीद भी की कि वे समुद्र तक की लहरें अपने दुस्साहस से पलटने का दम रखते हैं। मुकदमे की बाजी पलटना कौन सी चीज़ है, ये उनके वर्ड थे जब फांसी की सज़ा उन्हें पता था कि अब सुना दी जाएगी। उस समय के इतना बोलने के बाद किसकी हिम्मत थी जो उनके आगे ठहरता। मुल्ला जी के भी पसीने छूट चुके थे, उन्होंने कन्नी काटने में भी भलाई नहीं समझी। वे चुपचाप पिछले दरवाजे से खिसक लिए। फिर उस दिन उन्होंने कोई जिराबाजी नहीं की, मतलब कोर्ट में फिर उसके बाद कोई भी बहस नहीं चली। इसके बाद पूरे कोर्ट में बहुत बड़ी सनसनी फैल गई थी। मीडिया, अखबार, मतलब उस समय के जो भी अखबार थे, अगली सुबह उन्होंने इस चीज़ को फ्रंट पेज पर छापा था। उसके बाद क्या हुआ, मुल्ला जी ने सरकारी वकील की हैसियत से पैरवी करने में आनाकानी की। इसके बाद अदालत ने बिस्मिल की 18 जुलाई 1927 को दी गई स्वयं वकालत करने की अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने 76 यानी कि 76 पन्नों की तर्कपूर्ण लिखित बहस पेश की, जिसको देखकर जजों ने यह शंका व्यक्त की कि यह बहस बिस्मिल ने स्वयं न लिखकर किसी विधिवेत्ता से लिखवाई है, यानी कि किसी बड़े वकील सलाहकार से लिखवाई है। जिसके बाद उन्हें लक्ष्मी शंकर मिश्र को बहस करने की इजाज़त दी गई, जिन्हें लेने से बिस्मिल ने मना कर दिया था। यह भी अदालत और सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला की मिलीभगत से हुआ था। मतलब जगत नारायण मुल्ला राम प्रसाद बिस्मिल को बचाने में 1% भी नहीं लगा हुआ था। वो ओवरऑल राम प्रसाद बिस्मिल को सज़ा दिलवाने में सरकार की तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। 22 अगस्त 1927 को जो फैसला सुनाया गया उसके अनुसार राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी व अशफाकुल्ला खां को आईपीसी की दफ़ा 121 ए व 120 बी के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 302 व 396 के अनुसार फांसी एवं ठाकुर रोशन सिंह को पहली 2 दफाओं में 5+5 कुल 10 वर्ष की कड़ी कैद तथा अगले 2 दफाओं के अनुसार फांसी का आदेश हुआ। सचिंद्र नाथ सान्याल जब जेल में थे तभी लिखित रूप से अपने किए पर पश्चाताप प्रकट करते हुए भविष्य में किसी भी क्रांतिकारी कार्रवाई में हिस्सा न लेने का वचन दे चुके थे, जिसके आधार पर उनकी उम्र कैद बरकरार रही थी। उनके छोटे भाई भूपेंद्र नाथ सान्याल व बनवारी लाल ने अपना अपना अपराध स्वीकार करते हुए न्यायालय की कोई भी सजा भुगतने की अंडरटेकिंग पहले ही दे रखी थी, इसलिए उन्होंने मांग नहीं की और दोनों को 5-5 साल की सजा के आदेश यथावत रखा गया। चीफ न्यायालय में याचिका करने वाले के बावजूद योगेश चंद्र चटर्जी, मुकुंदी लाल व गोविंद चरण की सजाएं 10-10 वर्ष से बढ़ाकर उन्हें उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। सुरेंद्र चंद्र भट्टाचार्य व विष्णु शरण दुबलिस की सजाएं भी 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई। रामकृष्ण खन्नी को भी 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा बरकरार की गई। खूबसूरती हैंडराइटिंग में लिखकर याचिका देने के कारण केवल प्रवेश चटर्जी की सजा को 5 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष किया गया था। मतलब हैंडराइटिंग इतनी अच्छी थी जिसकी वजह से 1 साल की सजा उस समय इनको न्यायालय ने कम कर दी थी। इस कांड में सबसे कम सजा 3 वर्ष जिसको हुई थी वो रामनाथ पांडे थे, उनको हुई थी। मनमनाथ गुप्त जिनकी गोली से यात्री मारा गया था, उनकी सजा बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई थी। एक अन्य अभियुक्त रामदुलारे त्रिवेदी को इस प्रकरण में 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई थी। अवध चीफ कोर्ट का फैसला आते ही ये खबर सनसनी के जैसे पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। ठाकुर मनजीत सिंह राठौर ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काकोरी कांड के 4 मृत्युदंड प्राप्त कैदियों की सजाएं कम करने, जिसे आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद में बदलने का प्रस्ताव पेश किया। काउंसिल के कई सदस्यों ने सर विलियम मॉरिस को, जो उस समय संयुक्त प्रांत के गवर्नर हुआ करते थे, इस आशय से एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया उनको कि इन 4 की सजाएं मौत माफ कर दी जाए, परंतु उसने उस प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 5 व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला जाकर वायसरॉय से दोबारा मिलता है। उनसे ये प्रार्थना करता है कि
चूंकि चारों अभियुक्तों ने लिखित रूप से सरकार को ये वचन दे दिया है कि वे भविष्य में इस प्रकार के किसी भी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे और उन्होंने अपने किए पर पश्चाताप भी प्रकट किया है, अतः उच्च न्यायालय के निर्णय पर पुनः विचार किया जाए। किंतु वायसराय ने इस पर भी साफ तौर से मना कर दिया। प्रीवी काउंसिल में भी ये अपील उनकी खारिज कर दी जाती है। ओवरऑल चल रहा था पूरा अंग्रेजी शासन, वो कैसे किसी भारतीयों को, कैसे इतने बड़ी घटना को अंजाम देने वाले भारतीयों को माफ़ कर दें। जिसके बाद बैरिस्टर मोहनलाल सक्सेना ने प्रीवी काउंसिल में क्षमादान की याचिका के दस्तावेज तैयार करके इंग्लैंड के विख्यात वकील SL पोलक के पास भिजवाए। किंतु लंदन के न्यायाधीशों व सम्राट के वैधानिक सलाहकारों ने उस पर यही दलील दी कि षड्यंत्र का सूत्रधार राम प्रसाद बिस्मिल बड़ा ही खतरनाक और पेशेवर अपराधी है। उसे यदि क्षमादान दिया गया तो वो भविष्य में इससे भी बड़ा और भयंकर कांड कर सकता है। उस स्थिति में ब्रिटानिया सरकार को हिंदुस्तान में हुकूमत करना असंभव हो जाएगा। आखिरकार नतीजा ये हुआ कि प्रीवी काउंसिल में भेजी गई क्षमादान की अपील भी खारिज कर दी गई, जिसके बाद इन सभी को फांसी की सज़ा सुना दी गई। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है तो इसलिए मैं वीडियो को विराम दूंगा। कल फिर मुलाकात होती है शाम के 7:30 बजे। देखना ना भूलें एक नई स्टोरी स्ट्रॉन्ग भारत मजबूत भारत यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। पास में दिख रहे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके मन में भी कोई है ऐसी स्टोरी जो आप सुनना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। वो स्टोरी हम आप तक लेके आएंगे जल्द से जल्द। इसी के साथ थैंक यू।